Assalamualaikum guys, I am here Musafa Fayaz. Welcome to my channel Medical School Learning. तो हम लोग आज अपने टॉपिक हेपेटाइटिस बी वायरस को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैब डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की और प्रिवेंशन की। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बना ली हैं इसी टॉपिक के ऊपर, इसकी मॉर्फोलॉजी पर, इसकी पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इसकी ट्रांसमिशन, इन सब पे वीडियो बन चुकी हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे लैब डायग्नोसिस से स्टार्ट करते हैं और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। तो चलें जी, जब लैब डायग्नोसिस का हम जिक्र करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें HBV के लिए 2 सीरोलॉजिक टेस्ट जो हैं वो इसकी डायग्नोसिस के लिए अवेलेबल हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली सीरोलॉजिक टेस्ट होता क्या है कि हम लोग एंटीबॉडी की डिटेक्शन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन आर बॉडी फ्लूइड्स, सीरम वगैरह में देखने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सीरोलॉजिक टेस्ट। तो 2 इसके सीरोलॉजिक टेस्ट्स हैं। तो चलें जी देखते हैं। पॉइंट्स में लिखेंगे ये सारी बातें हम कि 2 सीरोलॉजिक टेस्ट हैं। कौन कौन से? एक है फॉर द HB सरफेस एंटीजन के लिए और एक है फॉर IgM एंटीबॉडी के लिए। तो जब हम सीरोलॉजिक टेस्ट की बात करते हैं और इसमें कहते हैं कि HB सरफेस एंटीजन के लिए है, तो हमारे जहन में आता है कि कोर के लिए है कि नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि HB कोर एंटीजन के लिए इसका टेस्ट अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। हम सिर्फ HB सरफेस एंटीजन के लिए करते हैं इसका टेस्ट और फॉर द IgM एंटीबॉडी के लिए करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर HB सरफेस एंटीजन और करते हैं हम फॉर IgM एंटीबॉडी फॉर कोर एंटीजन। फॉर कोर एंटीजन। तो इसकी डिटेक्शन में हम लोग ये देखते हैं कि इसकी जो ये HB सरफेस एंटीजन है ये अपीयर कब होता है। तो हम कहते हैं कि ये हमें देखना, मतलब जो स्टार्ट है वो होता है अपने इंक्यूबेशन पीरियड में। तो जो HB सरफेस एंटीजन है वो डिटेक्ट होता है इन इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में ये हमें दिखता है और इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ये जो है ना वो डिटेक्टेबल होता है इजीली। तो और इसका लेवल जो है वो गिर जाता है अगर इन सम केसेस के जब अगर ये प्रोलॉन्ग कर जाता है टू एटलीस्ट 6 मंथ्स की, तो हम कहते हैं कि रिस्क जो है वो बढ़ गया फॉर क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो और कार्सिनोमा वगैरह के चांसेस बढ़ गए हैं कि और इसकी डिटेक्शन जो है ना वो तकरीबन ये अनडिटेक्टेड हो जाता है। तो हम कहते हैं कि जो इसकी एंटीबॉडी है, सरफेस एंटीबॉडी, HB सरफेस एंटीबॉडी, वो अनडिटेक्टेड ही रहती है, मतलब पूरे फेज़ के अंदर, क्योंकि इसने जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लिया होता है, जिसकी वजह से ये हमें देखने को नहीं मिलती। तो चलें जी लिखते हैं ये बात। तो हम कहेंगे कि इन एक्यूट केस जो है ये HB सरफेस एंटीबॉडी जो है वो तकरीबन अनडिटेक्टेड रहती है, तकरीबन ही बल्कि रहती ही अनडिटेक्टेड है, रिमेन अनडिटेक्टेड। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है कि इसने जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया होता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया होता है, जिसकी वजह से ये पूरे एक्यूट फेज़ के अंदर हमें डिटेक्ट नहीं होती है पूरे लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में। लेकिन कुछ फेजेस ऐसे होते हैं कि जैसे अब अगर
हम बात करें विंडो फेज़ की, तो विंडो फेज़ क्या होता है कि जिसके अंदर हमें इवन कि जब एंटीजन भी नहीं हमें देखने को मिलता, यानी कि एच बी सरफेस एंटीजन इज़ अनडिटेक्टेड, और ये तो अनडिटेक्टेड है ही है, एंटीबॉडी तो अनडिटेक्टेड है ही है, एंटीजन भी अनडिटेक्टेड हो जाएगा। तो इस फेज़ को हम कहेंगे कि ये है हमारी विंडो फेज़, अनडिटेक्टेड। while HB surface antibody yet remain undetected। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये है हमारी विंडो फेज़। अच्छा, तो वो बात मैंने लिखी नहीं थी, वो भी लिख लूँ कि मैं कि कोर के जो है वो एंटीजन के लिए इसका टेस्ट अवेलेबल नहीं है। HB कोर एंटीजन के लिए टेस्ट नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इसका टेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। और जो ये हमारे पास IgM है, जैसे कि मैंने बताया था कि टेस्ट जो हम करते हैं उसमें एक IgM वाला भी होता है। तो IgM जो है वो जो है वो इन एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा, हमें देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हम इन एक्यूट केस जो है वो वाला टेस्ट करते हैं IgM एंटीबॉडी का फॉर कोर एंटीजन। तो IgM जो है वो प्रेजेंट होगी इन एक्यूट इन्फेक्शन। तो ये जनाब, ये इसके अलावा हम कहते हैं कि एक और हमारे पास एंटीजन हम देखते हैं कि वो कौन सा है, वो है HBE एंटीजन। HBE एंटीजन जो है ये भी इन अर्ली एक्यूट इन्फेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसका जो है ना वो ये बनेगा कब? ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, अराइज इन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। तो ये जो है वो हमारा हो गया है लैब डायग्नोसिस। इसके बाद हम बात करते हैं अपने ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम हेपेटाइटिस की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि कोई जो है कोई भी एंटीवायरल थेरेपी वगैरह कारआमद नहीं होती, ठीक है ना ही यूज़ होती है इन एक्यूट हेपेटाइटिस। तो हम कहेंगे कि नो एंटीवायरल थेरेपी। लेकिन क्रोनिक के केस के अंदर हम डिफरेंट किस्म की इंटरफेरॉन वगैरह ये देते हैं, मेडिसिन वगैरह। और ये सिर्फ ये कर सकती हैं, इतनी हेल्प करती हैं कि ये मज़ीद रेप्लिकेशन से रोक देती हैं वायरल RNA को। तो मतलब मज़ीद ना वो बढ़े, उसको कि वो वहीं अपनी जगह पे स्टेबल हो जाए, बस इतना कर सकती हैं। ये मतलब ज़्यादा कोई ख़ास ख़त्म नहीं करती कि बॉडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यही वजह है कि हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराते हैं तो ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको कभी भी ज़िंदगी में हेपेटाइटिस हुआ हो, हम उसका ब्लड किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ नहीं कराते। उसकी यही रीज़न है, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में जो है ना वो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं रह जाता है हेपेटाइटिस। तो चलें लिखते हैं कि नो एंटीवायरल थेरेपी फॉर एक्यूट इन्फेक्शन। अच्छा, और अगर ये तो होगी ना बात एक्यूट की, तो मैंने कहा था कि क्रोनिक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्रोनिक के लिए क्या यूज़ करते हैं?
क्रॉनिक के लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो बेसिकली है वो टीनोफोवियर हमारे पास, ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन इसके अलावा टीनोफोवियर भी इन कॉम्प्लीमेंट विद अदर मेडिसिन यूज़ होती है, अकेली भी यूज़ होती है, इंटरफेरॉन भी यूज़ होती है। मैं अभी डिटेल से बताती हूँ आपको, फिर मैं लिख लूँ ज़रा। क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है हमारी टीनोफोविर। अच्छा, ये हो गई हमारी ड्रग ऑफ चॉइस। इसके अलावा हम जो है ना वो बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स की। अब ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स क्या होते हैं कि जनाब इन्होंने जस्ट इनहिबिट करना होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ आरएनए, ठीक है ना, इसको रोक देना होता है। तो वो उनमें कौन कौन से आ जाते हैं कि सम न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स, और ये कौन कौन से हैं हमारे पास, इसमें आ जाता है लैमिवुडीन, वुडाइन बोलेंगे शायद से, लेमीवुडाइन। और इसके अलावा आ जाता है टेल्बीवुडाइन, बल्कि टेल बी है, टेल्बीवुडाइन, टेल्बीवुडाइन। इसके अलावा आ जाता है इसके अंदर एडिनोफोविर, एडिफोविर। अच्छा, इनको याद कैसे करना है कि ये देखें दोनों जो है ना, ये है लैमीवुडाइन और ये है टेल्बीवुडाइन। वुडाइन से ये दोनों याद हो जाएंगे। और टीनोफोबियर हमें पता ही है कि ड्रग ऑफ चॉइस है, ये तो याद रह ही जाएगा, इसको तो बंदा रटा मार ले, ठीक है ना। और इसी जैसा नाम है इसकी एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग का, क्या नाम है उसका, एडिनोफोविर, एडीफोविर, बल्कि एडिनो नहीं, एडीफोविर। तो इस तरह से करके ना ये थोड़ा सा रटा ही मारना है, याद करना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि ये एज इट इज़ नेम्स हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि टीनोफोविर जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ होती है। तो कॉम्बिनेशन क्या है इसका, कि टीनोफोविर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है इसका एम्ट्राइसिटाबिन के साथ। तो लिखते हैं कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीनोफोविर विद क्या था, एम्ट्राइसिटाबिन। ये कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। तो इसके अलावा जो है वो ये जो ड्रग्स है ना, ये मैंने पहले ही बताया था कि जो है सिर्फ़ और सिर्फ हेपेटिक इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती हैं या वायरल लोड को कम कर सकती हैं। लेकिन जो है वो कोई भी, हाँ, इसके अलावा इंटरफेरॉन रह गई थी, हाँ भूल गई, देखो। तो इंटरफेरॉन जो है वो किस फॉर्म में यूज़ होती है, पैग इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2A के फॉर्म में। इंटरफेरॉन यूज़ होती है इन फॉर्म ऑफ पैग इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2A। अल्फ़ा 2A की फॉर्म में। लेकिन ना तो कोई इंटरफेरॉन ना ही कोई न्यूक्लियोसाइड इसे क्योर कर सकता है, इस HBV इन्फेक्शन को। ये बात मैंने पहले ही बता दी थी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या करती हैं, वायरल लोड को कम कर देंगी, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेंगी, बस, कि मज़ीद बंदा जो है वो मौत के दहाने तक ना पहुँचे। बट इन्होंने क्योर नहीं करना होता। तो ये हमारी जनाब हो गई। चलो ये भी बात लिख लेते हैं कि these कैन नॉट क्योर
these cannot cure but reduces the viral load. वायरल लोड कह लें या इन्फ्लेमेशन कह लें, उसको रिड्यूस कर सकती हैं ये बस। तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया ये। ट्रीटमेंट के बाद हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की। अच्छा, तो ट्रीटमेंट की हम जब बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीज़ें होती हैं कि एक वैक्सीन लग सकती है, ट्रीटमेंट नहीं बल्कि मैंने तो प्रिवेंशन लिखना था, सॉरी। हाँ, तो प्रिवेंशन की बात करनी थी, सॉरी मिस्टेक हो गई। तो प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो वैक्सीन लगेगी या फिर हमारे पास जो है वो हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन, ये दोनों तरीके हैं। एक है एक्टिव इम्यूनिटी के लिए, एक है पैसिव इम्यूनिटी के लिए। तो चलो जी देखते हैं कि इसके जो दो तरीके हैं प्रिवेंट करने के। तो वो है, एक आ जाता है हमारे पास वैक्सीन, कि इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन लगवाएं। और जैसे कि आजकल कोविड के ख़िलाफ़ हम लोग लगवा रहे हैं, होप सो आप लोगों ने भी लगवा ली होंगी, लगवा लें, कोई बात नहीं, अगर मरना भी हुआ तो सारे मिलके मर जाएंगे। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। वैक्सीन होगी और एक होगा हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? हाइपर इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है, वैक्सीन को तो हमें पता ही है, हाइपर इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो है वो पैसिव इम्यूनिटी है और ये इंस्टेंटली काम करता है। मतलब वैक्सीन तो लगेगी, फिर बाद में जो है वो कहीं हमारी इम्यूनिटी खुद की एक्टिव होगी और फिर हमारी एंटीबॉडीज़ बनेगी। ये जो हाइपर इम्यूनोग्लोब्यूलिन है ना, ये इंस्टेंटली मतलब फॉर शॉर्ट टाइम के लिए लगती है और इंस्टेंटली अपना वर्क करती है, और इसके अलावा ये पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन वैक्सीन एंड हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन। तो ये दोनों लगती हैं। अच्छा, वैक्सीन की जब हम बात करते हैं तो वैक्सीन कौन कौन सी हैं इसकी? HBV की ही, जो अगर हम वैक्सीन देखें अकेले की, HBV अकेले की वैक्सीन, तो हम कहते हैं कि हमारे पास है रिकम्बीवैक्स। रिकम्बीवैक्स, अच्छा रिकम्बीवैक्स क्या है कि ये यीस्ट से बनाई गई है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से। तो फॉर कमर्शियल पर्पसेस ऑफ HBV वैक्सीन, ठीक है ना। तो ये वैक्सीन लगती है। तो चलो लिख लेते हैं इसकी भी डिटेल कि ये है क्या, बाई यीस्ट से बनाई गई है ये रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यीस्ट बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ये हो गई। इसके अलावा एक और वैक्सीन है हमारे पास अवेलेबल, जो कि हेपेटाइटिस A और B दोनों के लिए है। तो दोनों की वैक्सीन इकट्ठी है। वो ये थी सिर्फ और सिर्फ HBV के लिए, अकेली HBV के लिए। अच्छा, जो अब हम बात करने वाले हैं वो है फॉर बोथ HAV और HBV। तो वो उसका नाम है हमारा ट्विनिक्स। तो इससे ही लिख लेते हैं, चलो। TWININRIX, ट्विनरिक्स। अच्छा, तो ये जो है, ये ट्विनरिक्स ये यूज़ होती है फॉर HAV और HBV दोनों के लिए, ठीक है। ये दोनों की जो है वो वैक्सीन है, कंबाइंड वैक्सीन। तो ये होगी वैक्सीन्स। तो क्यों, इसकी वजह ये है कि ना इसके अंदर जो है वो HB सरफेस एंटीजन मौजूद है। तो और इसके अलावा जो है वो है HAV की इनएक्टिव फॉर्म। तो इस वजह से जनाब, तो हम लिख ले तो चलो, HB सरफेस एंटीजन और इसके अलावा इनएक्टिव HAV, इनएक्टिव HAV है मौजूद, ठीक है। तो
ये इसकी वैक्सीन्स हैं। इसके अलावा जो है वो इम्यूनोग्लोब्यूलेंस का ज़िक्र किया था मैंने स्टार्ट में, तो हम अब इम्यूनोग्लोब्यूलन का कहते हैं कि इम्यूनोग्लोब्यूलन जो हैं वो क्या हैं। चलो वो भी इसकी डिटेल लिख लेते हैं। हाइपर इम्यूनोग्लोबिन था। ग्लोब्यूलिन ये क्या है कि ये पैसिव इम्यूनिटी देगा? इंस्टेंट होगी। और जनाब इसकी जो ये फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड है, ठीक है ना? फॉर शॉर्ट टाइम है ये, ठीक है। अच्छा, अब कई केसेस में हम लोग जो है वो वैक्सीन और हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन दोनों दे देते हैं। जैसे कि अब अगर एक बच्चा है न्यू बॉर्न, ठीक है ना, उसकी मदर को एचबी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, तो हम उस बच्चे को जो है वो दोनों दे देंगे, वैक्सीन भी और उसकी जो है वो ये हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन। तो इन सम केसेस जो है वो हम दोनों दे देंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह भी हो गए जिनका ब्लड प्रोडक्ट से मतलब बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता रहता है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स हो गए या फिर डॉक्टर्स वगैरह हो गए, तो इन लोगों को हम जो है वो दोनों दे देते हैं कि वैक्सीन भी लगा देते हैं और हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन भी दे देते हैं, लेकिन एट डिफरेंट साइट्स। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अगर हमने एक जगह पर वैक्सीन लगाई है तो उसी जगह पर हम हाइपर इम्यून ग्लोब्यूलिन लगा दें, नहीं, दोनों की जगह डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये कह देते हैं हम कि बोथ वैक्सीन एंड हाइपर इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये इसका एब्रीविएशन है ना। न्यू बॉर्न को देंगे इफ़ हर मदर या हिज मदर, जो भी है वो बच्चा, हैज़ HB सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा जो है नीडल स्टिक इंजरीज़ और न्यूनेट्स वगैरह को दी जाती हैं, क्योंकि ये जो है वो एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों करा देती है। एक्टिव भी है, वैक्सीन भी दे दी है, और पैसिव भी है, ये हमने हाइपर इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी दे दिया है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है और ये काफ़ी जो है ना वो प्रोटेक्टिव रहता है फॉर लॉन्ग पीरियड। तो इसके अलावा जो है वो हम कहते हैं कि हमें ब्लड स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इसकी अगर कोई बंदा जो है वो सफ़र कर रहा है तो हम उसकी ब्लड स्क्रीनिंग करते हैं कि उसकी जो है वो HB सरफेस एंटीजन जो है वो ट्रांसफ्यूज़ ना हो मज़ीद, और उसकी रेप्लिकेशन वगैरह ना हो, ठीक है ना। तो स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जनाब हम इसकी प्रिवेंशन में कुछ चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक कंप्लीट हो गया है। HBV वायरस 3 वीडियोस बनी है टोटल इस टॉपिक पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं पिछली वीडियोस तो आप जाकर मेरे चैनल पर पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं। एक मॉर्फोलॉजी पर थी और एक जो है उसकी पैथोजेनेसिस, ट्रांसफ्यूजन और क्लिनिकल फाइंडिंग्स पर बनी थी। आज की वीडियो लैब डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर बनी है। तो टोटल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक HBV वायरस कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हेपेटाइटिस A, C और D भी हम बनाएंगे वीडियोस में, कंप्लीट करेंगे अपना पूरा हेपेटाइटिस का टॉपिक। अभी सबसे पहले मैंने हेपेटाइटिस B की वीडियोस बनाई है क्योंकि इट्स आई थिंक सो कि लेंथी, तो मैंने कहा कि वहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह सारी वीडियोस बनाएंगे हम, तो आपका पूरा हेपेटाइटिस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।